तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का 13 चैप्टर जो है नाभिक। तो नाभिक का आज का ये वन शॉट वीडियो है। आज के इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के टॉपिक रहेंगे उन सभी को हम कराएंगे जी। देखिए आपको तो पता ही है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का हमने वन शॉट रिवीजन का प्रॉमिस आपसे किया था कि जितने भी इंपॉर्टेंट मात्र ऑल चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेंगे उसको हम कराएंगे। तो आपको तो इतना बेसिक बात है पता ही है कि फिजिक्स में 14 चैप्टर हैं, तो इसमें से 12 चैप्टर का हमने करा दिया था, 2 चैप्टर का इसमें फिजिक्स में बचा हुआ था, 2 चैप्टर फिजिक्स का बचा हुआ था। और जो केमिस्ट्री है उसमें 8 चैप्टर हमने करा दिया है और केमिस्ट्री में भी 2 चैप्टर का बचा हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे थे, जो रेगुलरली पढ़ते हैं उनको, कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो 2-2 चैप्टर का वन शॉट वीडियो नहीं आया है वो करा दीजिए। तो मैंने सोचा चलिए जी फिजिक्स का पहले नाभिक जो 13 चैप्टर है इसको करा देते हैं, उसके बाद एक और चैप्टर बचेगा, ठीक है ना, फिजिक्स का, वो भी हम जल्दी करा देंगे। उसके साथ साथ फिर से केमिस्ट्री का भी 2 चैप्टर बचा हुआ है वो भी हम करा देंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का वन शॉट का लिंक मिल जाएगा, वहां से अपनी स्टडी कर सकते हैं चैप्टर वाइज, ठीक है ना। चलिए जी, तो यहाँ पे अब हमारा आता है, सबसे पहला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है और ये बताइए कि मतलब क्यूरी को परिभाषित कीजिए। अब क्यूरी को परिभाषा आपको करना है। मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक स्टूडेंट जो सीरियस होंगे उनको ये याद होगा। भैया ये सब टॉपिक हमने फिर से कराया है 2 नंबर वाले में, ठीक है ना, तो मुझे याद है। क्यूरी का परिभाषा क्या होता है जी? तो जो कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, मतलब कोई भी रेडियो एक्टिव क्या है पदार्थ है, तो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में जो विघटन होता है, मतलब वो टूटता है, तो वो यदि 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड हो रहा है, विघटन प्रति सेकंड हो रहा है, तो वो किसके बराबर होगा जी? वो जो होगा ना वो 1 क्यूरी के बराबर होगा। वन क्यूरी, ये देख लीजिए जी, यही आपका मोस्टली मेन है, ठीक है ना। देख लीजिए, देखिए मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसका 1 क्यूरी को हमें परिभाषित करना है। तो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो विघटन हो रहा है, जो टूट रहा है, वो कितना 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकेंड से हो, तो उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो सक्रियता होती है वो 1 क्यूरी होती है। मतलब 1 क्यूरी इक्वल टू इतना विघटन प्रति सेकेंड होता है। तो वही बात लिखा गया है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकेंड होता है, तो उसे रेडियो मतलब उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता 1 क्यूरी कहलाता है। ये नॉर्मल सा है जी, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल से एक लाइन का परिभाषा है, आप याद कर सकते हैं, उसके बाद ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 नंबर में पूछा गया था तो मैंने सोचा करा लिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि बार बार ये टॉपिक पूछा गया है। चलिए दूसरा हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझेंगे कि द्रव्यमान संख्या को परिभाषित कीजिए। देखिए ये बहुत ज़्यादा वीवीआई है, इसको भी आप तैयार करेंगे। एक और बात मैं बता दूं, ये सभी को आपको ये देखना है कि आपको ये सब टॉपिक याद है या नहीं। यदि याद है तो अच्छी बात है, रिवीजन कर लीजिए, और नहीं याद है ना तो मैं दिल से कह रहा हूँ बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। तब आप सीरियस होकर पढ़ाई कर लीजिए, चाहे हम 2 नंबर वाले टॉपिक करा रहे हैं, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री को हो, तो सब पढ़ाई कीजिए। केवल मैं जितना करा रहा हूँ इस चैनल पे ना, उतना यदि स्टूडेंट सीरियस होकर मात्र पढ़ाई कर लें, मैं 100% कह रहा हूँ कि उनका आराम से 85 से 95% आ जाएगा, ठीक है ना। बशर्ते जो हम न्यूमेरिकल भी करा रहे हैं उस पर भी विशेषकर ध्यान दें, ठीक है ना। न्यूमेरिकल पर स्टूडेंट नहीं ध्यान देते हैं और हर बार बहुत सारे स्टूडेंटों का नंबर कम आता है न्यूमेरिकल के ही कारण। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा न्यूमेरिकल पर ध्यान आप विशेषकर दीजिएगा। अगला आता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सीजन, और नीचे 8 लिखते हैं, ऊपर 16 लिखते हैं। तो ये जो ऊपर हम 16 लिख रहे हैं ना, यही क्या है? यही है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, या इसे ही हम क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं, या परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं,
ठीक है ना, ये बात आप याद रखेंगे। तो हमें इसी को परिभाषित करना है। तो परिभाषा हम कैसे दे देंगे जी? तो देखिए, किसी तत्वों के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात ये है, ये जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है ना, ये संख्या जो है ना, ये किसकी संख्या है? तो बहुत सारे प्रोटॉन हैं और बहुत सारे न्यूट्रॉन हैं। जब उन दोनों को जोड़ा गया है तभी जाकर ये ऊपर आया है। मतलब किसको किसको? जब बहुत सारे प्रोटॉन को जोड़े हैं और बहुत सारे न्यूट्रॉन को जोड़े हैं, तब जाकर जो हमें मिला है ना, वही क्या है? वही है परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो यही होता है जी। मतलब कोई भी परमाणु है, जाहिर सी बात है, हम इतनी बेसिक बात जानते हैं कि कोई भी परमाणु है तो परमाणु का केंद्र होता है, और केंद्र को ही तो हम नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक के अंदर क्या होते हैं? नाभिक के अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक में ही प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या को यदि हम जोड़ देंगे ना, योग कर देंगे, तो वही द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी परमाणु में उपस्थित, मतलब किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं के योग को हम क्या कहते हैं? परमाणु मतलब द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो यही बात तो लिखा गया है, किसी तत्वों के परमाणुओं में उपस्थित, मतलब कोई भी तत्व है उसी का ये एक परमाणु है। तो किसी तत्वों के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणुओं में उपस्थित कह दें या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को, मतलब जोड़ को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अरे भैया समझे रहेंगे ना तो आसानी से आप याद कर सकते हैं। अब इसमें मैं क्या उतना आपको विशेष कर बताऊं, ठीक है? ये आप समझ रहे हैं, मतलब सिंपल सा कहे ना कि द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या इक्वल टू होता है, द्रव्यमान संख्या इक्वल टू क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। ये दो चीजें आप याद रख लीजिएगा, ये आप याद रख लीजिएगा, यही फॉर्मूला है। ठीक है ना? द्रव्यमान संख्या जिसे हमने जेड से प्रदर्शित किया है, तो प्रोटॉनों की संख्या है वो है पी, न्यूट्रॉनों की संख्या है वो है एन। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या को और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ देंगे तो हमारा द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान निकल जाता है। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं जी। जी ठीक है जी, ठीक, बेहतर। नेक्स्ट, अगला हमारा तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? अब नाभिकीय बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है ये हमें जानना है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होता है? तो कह रहा है जब कोई, मतलब जब कुछ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, तो द्रव्यमान क्षति के संगत ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, हम इतनी बात बेसिक जानते हैं कि ये एक परमाणु है, तो परमाणु के अंदर केंद्र पे नाभिक होता है, और नाभिक में क्या क्या चीजें होती हैं जी? नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, यही ना दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमें, मान लेते हैं कहीं से हमें प्रोटॉन मिल गया, कहीं से न्यूट्रॉन मिल गए, मान लेते हैं कहीं से हमें प्रोटॉन मिल गया और न्यूट्रॉन मिल गया, तो हम इन दोनों को मिलाकर हम एक नाभिक बना रहे हैं। और हम ये जो नाभिक बना रहे हैं ना, ये जो हम नाभिक बना रहे हैं, तो इस नाभिक में जैसे मान लेते हैं प्रोटॉनों की संख्या है 10 और न्यूट्रॉनों की संख्या है 5, तो 10 और 5 15 होनी चाहिए ना, 15। बट इसका जब हम इन दोनों को मिलाकर नाभिक बनाए तो इसकी संख्या हो गई 14, जबकि 15 आनी चाहिए, 15 होनी चाहिए, 10 5 15 होनी चाहिए, बट 14 ही है। तो इसका मतलब कि द्रव्यमान क्षति हो गया, मतलब उसमें द्रव्यमान में कुछ कमी आ गई। ठीक है ना? तो उसी के संगत ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि कुछ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर जब नाभिक का निर्माण करते हैं, ये दोनों मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं,
तो द्रव्यमान क्षति के संगत ऊर्जा को, देख रहे हैं 15 आना चाहिए 14 ही आया, तो 1 का द्रव्यमान क्षति हुआ ना, तो द्रव्यमान क्षति के संगत ऊर्जा को ही नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो सिंपल सा तो है, समझ में बस आनी चाहिए कि देखिए 1 की कमी हो गई ना, तो इसी को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। और ये कहाँ पे चला गया, ये अगर सोचें कि क्यों कमी हुआ है, तो इसलिए ना क्योंकि जब नाभिक हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को, ये दोनों को मिलाकर नाभिक हम बना रहे हैं, तो कुछ नहीं कहते हैं कि जब कार्य होता है तो वहां से ऊर्जा भी निकलता है, तो एक जो है ना ये ऊर्जा के रूप में बाहर निकल जाता है। यही तो हुआ है जी, ठीक है ना। चलिए हटाएं इसको, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अगला हमारा आता है द्रव्यमान क्षति को परिभाषित कीजिए। अब देखिए द्रव्यमान क्षति यहाँ पे आ गया, सिंपल सा है जी द्रव्यमान क्षति। देखिए यहाँ पे द्रव्यमान क्षति यही वाली जस्ट जो एक ऊर्जा निकल रही ना, उसी को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो या तो आपको नाभिकीय बंधन ऊर्जा कह दे या द्रव्यमान क्षति, तो वही बात हम कहेंगे कि नाभिक के द्रव्यमान और उसके घटकों के द्रव्यमानों के अंतर को नाभिकीय क्षति कहते हैं, सॉरी द्रव्यमान क्षति कहते हैं। मतलब कह रहे हैं नाभिकों के द्रव्यमान, मान लेते हैं कोई भी नाभिक है, तो नाभिक में हम जानते हैं क्या क्या होता है जी, नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही नहीं होते हैं, तो ये एक नाभिक है, ठीक है जी। तो ये है नाभिक का द्रव्यमान। तो मान लेते हैं सपोज नाभिक का द्रव्यमान है 15, तो नाभिक का द्रव्यमान और उसके घटकों के द्रव्यमान। अब मान लेते हैं अगर हम इसमें देखें तो मान लेते हैं प्रोटॉनों की संख्या अभी हमने कहा 10 और न्यूट्रॉनों की संख्या है 5, ठीक है ना। तो प्रोटॉनों की संख्या है 5 और जैसे प्रोटॉनों की संख्या है 5 और न्यूट्रॉनों की संख्या है 5 और प्रोटॉनों की संख्या है 10 और नाभिक जो है ना इसकी है 14। तो सिंपल सी बात कह रहा है कि नाभिकों का द्रव्यमान, जो नाभिक का द्रव्यमान है 14 और उसके घटकों के द्रव्यमान, अब इसमें दो ही चीज होते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसके घटक, इसके दो घटक हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इनका द्रव्यमान देखें तो 5 और 10 और 5 15 हो जाएंगे। तो ये हुआ नाभिक का घटक, ये हुआ नाभिक का घटक, मतलब नाभिक का द्रव्यमान, और ये क्या हो गया, उनके घटक, उनके घटकों का द्रव्यमान हो गया। तो उनके अंतर को, तो 14 और 15 का अंतर निकालेंगे, 14 और 15 का अंतर निकालेंगे तो 1 का ही तो आएगा, ठीक है। माइनस प्लस नहीं देखना है, अंतर मतलब होता है इन दोनों में डिफरेंट कितना का है, तो एक ही का डिफरेंस है ना, तो जो अंतर है ना एक का, वही द्रव्यमान क्षति कहलाता है। मतलब द्रव्यमान क्षति का मतलब सेम टू सेम वही है कि एक की कमी क्यों हुई, तो वो ऊर्जा के रूप में निकल गया, तो जो एक की कमी हो रही है ना वही द्रव्यमान क्षति कहलाता है, ठीक है ना। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मल है, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं। चलिए जी, अभी आपको 5 नंबर वाले मिलेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इस चैप्टर से छोटा क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा पूछा गया है, तो उसीलिए मैं थोड़ा सा यही बता रहा हूँ। अगला आता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है समझिएगा। नाभिकीय संलयन, अब नाभिकीय संलयन का मतलब जब दो हल्के नाभिक, ये क्या है, नाभिक हैं, नाभिक। तो जब दो हल्के नाभिक परस्पर आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, ये क्या करते हैं जी, एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। जब दो हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उस प्रक्रिया को, ये जो प्रक्रिया है ना, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। समझ गए ना। तो ये है जी हमारा, आसानी से आप समझ गए होंगे कि नाभिकीय किसे हम कहते हैं जी। तो जब दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाता है। जब दो हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला हमारा आता है नाभिकीय विखंडन क्या है। अब नाभिकीय विखंडन क्या है, उदाहरण से समझाइए। तो नाभिकीय विखंडन का मतलब कि जब दो भारी, मतलब जब यहाँ पे दो नहीं रहेगा, ठीक है ना, मतलब जब भारी नाभिक
लगभग 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है तो यह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाएगा। मतलब एक भारी नाभिक है, एक बड़ा सा नाभिक है, तो एक भारी नाभिक है, एक बड़ा सा नाभिक है, तो ये अगर छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, ये 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है, ये देख रहे हैं ना, ये एक छोटे नाभिकों में टूट गया। तो जब एक बड़ा सा नाभिक 2 बराबर छोटे छोटे नाभिकों में टूट गया तो ऐसी जो प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है जी, इतना आप याद रखेंगे। अब इसका एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं U-235 और 92। ये एक बड़ा सा भारी एक क्या है, नाभिक है। अब ये किस में, KR अब BA में टूट जाता है। ठीक है ना, KR अब BA में टूट जाता है। ठीक है ना, अब ये देखिए एक बाहरी नाभिक है, ये 2 छोटे छोटे नाभिकों में क्या हुआ, टूट गया। ठीक है, और इसका याद रखेंगे 3695, इसका 36 परमाणु क्रमांक और 95 क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। और जो BA है वो 56 139, इसका क्या होता है, 56 139 इसका परमाणु भार होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे, एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे। एक भारी नाभिक है, ये 2 बराबर मतलब नाभिकों में क्या होता है, टूट जाता है। तो जब टूट गया ना तो इसी को हम नाभिकीय विखंडन कहेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। बट इसमें भी याद रखेंगे, इसमें भी द्रव्यमान क्षति हो रहा है, द्रव्यमान क्षति हो रहा है। ठीक है ना, आप कहेंगे कैसे हो रहा है द्रव्यमान क्षति, तो देख लीजिए आप, 235 ऊपर है ना, मतलब 235 का मतलब परमाणु द्रव्यमान है। इसका मतलब 235 का मतलब क्या है कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग है, यही ना है जी ये। अब हम अगर देखें तो इसका 139 है, तो 95 और 139 मतलब 139 और 95। अब सोचिए आप, मतलब यही ना एक बड़ा है, ये 2 भागों में टूटा है, तो इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो इतना आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि बराबर भागों में टूटा है ना। तो देखिए 9 5 कितना होता है जी, 9 5 14 का 4 हासिल 1 और 9 1 10 और 3, मतलब 9 1 10 और 3 13 का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से 1 1 2 हो जाएगा। 234 ही आ रहा है, और यहाँ पे तो 235 है, यहाँ पे तो 234 आ रहा है। इसका मतलब देखिए एक द्रव्यमान क्षति कितना हुआ है, एक की यहाँ पे द्रव्यमान क्षति हुआ है कि नहीं। तो ये भी बात याद रखेंगे कि इस प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति होता है, चाहे नाभिकीय संलयन की बात करें या नाभिकीय विखंडन में भी द्रव्यमान क्षति होता है। कितने की, 1 की होती है। तो ये 1 कहाँ गया, ऊर्जा के रूप में निकल गया है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए। चलिए जी, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट, अब ये हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा, मतलब कह रहा हूं ना कि VBI है। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लेते हैं। समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक को परिभाषित कीजिए। सबसे पहला आता है समस्थानिक, असमभारिक और समन्यूट्रॉनिक। सबसे पहला समस्थानिक किसे कहते हैं, तो कह रहा है एक ही तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो किंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ऑक्सीजन है तो 8 और 16 हमने बताया था, ऐसे कहा था ना। तो हमने क्या आपको बताया था कि ऊपर वाले को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, या हमने एक और चीज कहा था कि इसी को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। आपको याद है, द्रव्यमान संख्या कह सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं, या इसी को परमाणु भार भी हम कह सकते हैं। ठीक है, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं या परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, नीचे वाले को। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी मतलब एक ही तत्व,
मतलब यहाँ पे कह रहे एक ही तत्वों का ऐसा परमाणु, कोई एक तत्व है उसका एक ऐसा परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक, कोई ऐसा परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो, परंतु क्या हो, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, बट ऊपर वाला क्या हो, अलग अलग हो। तो ऐसे को ही हम समस्थानिक कहेंगे। जैसे कि ये क्या है, जैसे एग्जाम्पल से अगर मैं आपको कहूँ तो जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और एक होता है 1H3, ठीक है ना। तो ये 3 हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये तो बात आपको पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन को कितने, 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ये 3 समस्थानिक है। अगर आप देखें तो परमाणु क्रमांक समान है कि नहीं, अब परमाणु भार ऊपर वाला देखिए तो अलग अलग है कि नहीं, भिन्न भिन्न है। तो अब सभी ये किस तत्व का है, हाइड्रोजन, एक ही तत्व का ये सभी परमाणु है ना, हाइड्रोजन तत्वों का ही परमाणु है। तो कह रहे हैं कि एक ही तत्वों का ऐसा परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार अलग अलग हो, तो ऐसे तत्वों को हम क्या कहें, मतलब उसे ही हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, ठीक है ना। तो आशा करता हूं आप समझ के होंगे। दूसरा आप एक और एग्जांपल याद रख सकते हैं, जैसे कि जैसे क्लोरीन 1735 होता है और एक क्लोरीन 1737 भी होता है, तो ये भी आप याद रख लेंगे। क्लोरीन का भी एग्जांपल, क्लोरीन भी क्या है, समस्थानिक है, ठीक है ना। और एक और आप एग्जांपल याद कर लेंगे, तीसरा एग्जांपल जो है कार्बन 612 और फिर से कार्बन 614, देख रहे हैं इसमें भी परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार अलग अलग है। तो ये 3 आप एग्जांपल याद रखेंगे समस्थानिक का, जिसमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार अलग अलग होते हैं, ठीक है जी। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब जस्ट इसके अपोजिट जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है समस्थानिक, इसका जस्ट अपोजिट होता है समभारिक। इसमें क्या होगा, इसमें पहले देखेंगे समस्थानिक में नीचे वाला इक्वल था, अब इसमें क्या होगा ना, नीचे वाला अलग अलग होगा, ऊपर वाला इक्वल होगा। तो वही कहा जा रहा है कि अलग अलग तत्वों का ऐसा परमाणु, अलग अलग तत्वों का ऐसा परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न हो, जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न हो परंतु परमाणु द्रव्यमान समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे। चलिए, जैसे यहाँ पे क्या हो जाता है, आर्गान हो जाएगा, फिर से हमारा क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा और कैल्शियम हो जाएगा। आर्गान का परमाणु क्रमांक 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20 होता है, ठीक है। अब परमाणु भार क्या हो जाएगा, 40, आर्गान का भी, पोटेशियम का भी 40 और कैल्शियम का भी 40। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 3 चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है, तो समझिएगा जी। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अलग अलग तत्व, देखिए सभी अलग अलग तत्व, ये आर्गान है, ये पोटेशियम है, कैल्शियम है, तो अलग अलग तत्वों का ऐसा परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न हो, देख रहे हैं ना, परमाणु क्रमांक नीचे वाला सब अलग अलग है, 18 है, 19 से 20 है, तो परमाणु क्रमांक अलग अलग हो किंतु परमाणु द्रव्यमान समान हो, परंतु परमाणु द्रव्यमान देखिए समान है कि नहीं, 40 40 40 है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। तो ये परिभाषा लिखने के बाद एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, अगला आता है सम न्यूट्रॉनिक। अब सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है जी, ये भी हम समझ लेते हैं। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब कि अलग अलग तत्वों का ऐसा परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार अलग अलग होता है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। मतलब ऐसा कोई भी तत्व है जिसमें परमाणु क्रमांक और परमाणु भार सभी अलग अलग होंगे परंतु जो क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या ना प्रत्येक तत्वों में, प्रत्येक परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है जी, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में, जैसे क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है ना, फिर से आर्गान हो जाएगा, फिर से पोटेशियम हो जाएगा,
ये 3 हम एग्जाम्पल ले लिए। क्लोरीन का कितना होता है परमाणु क्रमांक 17 होता है, पोटेशियम आर्गन का कितना होता है 18 होता है, और जो आपका पोटेशियम का 19 होता है, ठीक है ना। और क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है, तो इसका 37 होता है, इसका 38 होता है, और पोटेशियम का 39 होता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 40 आप लिखे हुए हैं। अरे भैया ये समस्थानिक के पोटेशियम का ही, तो ये आपको लिखा गया है संभारी, ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा था कि अलग अलग तत्वों का, देखिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये 3 तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कह रहा है कि अलग अलग तत्वों का ऐसा परमाणु, ये सभी अलग अलग तत्वों के परमाणु है, कोई क्लोरीन का है, ये आर्गन का है, ये पोटेशियम का है। तो अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक और परमाणु भार अलग अलग होता है। मतलब देखिए परमाणु क्रमांक भी अलग अलग है सभी का, परमाणु भार भी अलग अलग है, ठीक है ना, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, परंतु इन सभी में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी, ठीक है ना, तो उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। तो आप कहेंगे सर कैसे पता कि इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है? मुझे नहीं पता जी, चलिए हम निकाल के देख लेते हैं। तो क्या होता है, Z इक्वल टू P प्लस N, यही ना होता है जी फॉर्मूला। परमाणु भार इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो इस प्रोटॉनों की संख्या इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मतलब N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z माइनस P हो जाएगा। यही फॉर्मूला होगा, जहां Z क्या है, परमाणु भार है। तो अब देखिए चलिए हम निकालते हैं, निकालिए। सबसे पहले 37 Z इक्वल टू, मतलब Z है 37 परमाणु भार, अब P क्या है, प्रोटॉनों की संख्या। नीचे वाली जो लिखा गया है ना वो इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या है, और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसका मतलब ये प्रोटॉनों की संख्या है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे। तो सिंपल सी बात है, न्यूट्रॉनों की संख्या अगर हमें इसमें क्लोरीन में देखना है तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिए, तो 37 माइनस 17, तो 37 माइनस 17 इक्वल टू 20 हो जाएगा। 20 होगा कि नहीं, मतलब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई 20। चलिए जी इसका तो पता चल गया, इसमें हम देख लेते हैं। तो इसके लिए फिर से हम अलग करेंगे जी, फिर से अब हम क्या करेंगे, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या N इक्वल टू 38 माइनस 18 कर देंगे, तो 38 माइनस 18, तो ये भी क्या आ जाएगा, 38 में से 18 गया तो 20 ही आएगा। इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या 20। अब इसका अगर हम देखना चाहें तो इसका भी हम देख लेते हैं जी। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या देखेंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या N इक्वल टू 39 माइनस 19 कर देंगे, 39 माइनस 19, तो ये भी क्या आ जाएगा, 39 में से 19 गया तो 20 आ जाएगा। इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रत्येक में न्यूट्रॉनों की संख्या देख रहे हैं 20 20 20 आ रही है। तो इसी को ऐसे तत्वों को हम क्या कहेंगे, मतलब ये सभी क्या कहलाएगा, सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। सम न्यूट्रॉनिक मतलब समान, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे, यही बात कहेंगे कि अलग अलग तत्वों का ऐसा परमाणु, अलग अलग तत्वों का ऐसा परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार अलग अलग होते हैं, जिसमें परमाणु क्रमांक और परमाणु भार अलग अलग होते हैं, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये आपका चैप्टर इतना आप तैयार कर लेते हैं, ये चैप्टर आपकी कंप्लीट होता है, ठीक है ना। इसमें इतना ही पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट यही है, तो जो कि हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। अदरवाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पे नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्त। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट किए हुए हैं और वो कर भी रहे हैं जो नहीं किए हैं, तो थोड़ा सा आप भी अपने लिए थोड़ा सा मेरे लिए सपोर्ट कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वन शॉट का लिंक है, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री का, वहाँ से स्टडी कीजिए। हिंदी इंग्लिश का भी लिंक हम आपको दे देंगे, वहाँ से स्टडी आप कीजिएगा, ठीक है ना। कल मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।